जो उनको करना है, जो पिछले सरकार ने नहीं किया वो करना चाहते हैं तो करें। कौन उनको जवाहर इधर लखनपुर में जाकर रुकावट बना हुआ है। हम ये मानते हैं कि भाजपा ने हमेशा हिंदुस्तान की नेगेटिव हिस्ट्री को पढ़ा है, पॉजिटिव हिस्ट्री का तो वो कभी हिस्सा रहे नहीं। कि खाली ये कहना है कि ये खित्ता परमानेंट हमारे साथ हुआ या नहीं हुआ, कौन क्या कहता है वो एक अलग सवाल है, मगर इस खित्ते में रहने वाले लोग, उनको आपने दिल से कभी ये माना है कि ये मेरे लोग हैं? वो इस तरह का ये सिचुएशन बना के अपने कमजोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। खाली एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार की 2000-4000 पर मिलने पर उसका पेट नहीं भरेगा। उसको बाल बच्चे लेकर यहाँ रहना है, जीना है और खाना है, वो कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए जो आगे उसको भी रोक लगा दिया, तो फिर क्यों देश को धोखा दे रहे? 5 अगस्त सन 2019 एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की जोग्राफी बदली, पर पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे बदलाव हुए, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव था आर्टिकल 370, उसके बाद 35 से, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाना। उसके बाद अब जब 1 साल इसका होने वाला है तो अब कई सारे लोग ये आंकलन करने लग रहे हैं, ये रिज़ल्ट निकालने लग रहे हैं कि 1 साल में हुआ क्या जम्मू एंड कश्मीर को फ़ायदा हुआ उस फैसले का, या जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक 15 दिन का लंबा कार्यक्रम भी रखा है जिसमें वो खुशियाँ मनाने वाले हैं कि एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया था और उससे जम्मू एंड कश्मीर की तरक्कियाँ हुई हैं, दिए हम जलाएँगे। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से वो इन चीज़ों को देखते हैं, और क्या इनको लगता है कि सच में डेवलपमेंट हुई है, और किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, किस तरह से आप इसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मेमोरेंडम में काफ़ी समय से इसको रखा हुआ था कि हम हटाएंगे, और उन्होंने जो फैसला लिया अपने हिसाब से, पॉलिटिकली हिसाब से उनके बड़ा सही है, बट आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हुआ है जब 1 साल का हम पूरा आंकलन करते हैं? देखिए, जहाँ तक हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार और मरकज़ी सरकार के एहलकार, ये दोनों डोल पीट रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को तहस नहस करने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद में हमने वहाँ तरक्की को आसमान छू लिया। ये किस एंगल को देखकर वो तरक्की और सब चीज़ को नॉर्मल और बेहतर समझ रहे हैं, ये तो उनका सोच हो सकता है। जहाँ तक जनरल आवाम की बात है, जिसमें हम भी अपने आप को जनरल आवाम के साथ ही जोड़ते हुए, जम्मू कश्मीर ने इस 1 साल में सब कुछ खोया। जो हमारी हिस्ट्री थी, जो हमारा कल्चर था, जो हमारा भाईचारा था, जो हमारी रेस्पेक्ट थी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में, उन सारी चीज़ों को बीजेपी ने एक ऑर्गेनाइज्ड सोच के साथ में, चाहे जिस तरह से भी उनको एलर्जी थी या ज़िद थी या गुस्सा था जम्मू कश्मीर के इस कंपोजिशन पर, तो वो तहस नहस कर दिया। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और रियासतों की तरह नहीं था। जम्मू कश्मीर की अपनी एक हिस्ट्री रही है। जम्मू कश्मीर किसी टाइम में एक मिनी कंट्री के तौर पर भी मतलब दुनिया में जाना गया है, और इसकी अपनी इंडिपेंडेंस रही है। अंग्रेज़ों के राज में ये नहीं रहा है, ये हमारे राजा महाराजाओं के उसमें दौर हुकूमत में रहा है। और फिर इस खित्ते में मिक्स कल्चर है, मिक्स आबादी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, और अगर आप उससे नीचे फिर लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे, पहनावे के हिसाब से देखेंगे, तो बहुत सारी सोच के, बहुत सारे पहचान के लोग इसमें रहते हैं। तो एक हिसाब से एक पूरे हिंदुस्तान का एक मिनी मॉडल जम्मू कश्मीर माना जाता था कि जिसमें हर सोच समझ के लोग हैं। तो इसलिए इसकी अपनी एक इफादियत थी, और उस इफादियत को तहस नहस करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वासियों को पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। चाहे उसमें सियासत का भी एक
रोल था, मगर साथ में अगर आप वैसे भी डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर के फीचर्स आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। जी जम्मू कश्मीर का पहनावा कहीं नहीं मिल रहा है, जम्मू कश्मीर का खान पान कहीं नहीं मिल रहा है, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी कहीं दुनिया में और किसी चीज़ के साथ नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इस जम्मू कश्मीर में थी। अब भाजपा ने किस वक्त और क्यों ये अपना एक मसवदा बनाए, एक रेजोल्यूशन बनाए कि हमने जब पावर में आना है तो हमने जम्मू कश्मीर को तोड़फोड़ करना है, ये तो मेरे ख्याल से उनके लीडरान बेहतर जवाब दे सकते हैं जब आप उनसे पूछेंगे। जी तो जब हम देख रहे हैं फ़िलहाल इस पिछले 5 अगस्त से लेकर आज तक यहाँ जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया और पाया कुछ नहीं। जी जब हम क्या खोया क्या पाए की बात असेसमेंट कर रहे हैं तो जहाँ हम नज़र डालते हैं हमने खोया ही खोया है। जब 370 की भी आज जिक्र लोग कर रहे हैं, इस 370 में अब उन्हीं के ज़बानी वो कहते हैं ये घिस चुका था, ये डाइल्यूट हो चुका था। अगर वो बात उन्हीं की हकीकत माने तो दो चीज़ इसमें मुख्य तौर पर बची हुई थी। जो महाराजा हरि सिंह जी ने 1931 में जब अभी हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने कि यहाँ के पैदाइशी लोगों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर एक स्टेट सब्जेक्ट का मतलब वो इजाद किया, कानून बनाया कि जो यहाँ का मुस्तकिल बाशिंदा है यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर उन्हीं का हक़ रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत दानिशमंदी उनकी और बहुत दूरदृष्टि वाली सोच उनकी वो रही है कि हिंदुस्तान आज़ाद अंग्रेज़ों से होने से पहले क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, किन बुनियादों पर बनेगा, कहीं लोग इधर उधर से इस गरीब खित्ते में आकर कब्ज़ा न कर ले। तो उन्होंने वक्त से पहले ही उसका डिज़ाइन किया कि नहीं, ये खित्ता, यहाँ की सरज़मीन सिर्फ़ यहाँ के लोगों के लिए है और यहाँ के रिसोर्सेज पर भी उन्हीं का हक़ है। वही चीज़ बाद में जब जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, उस वक्त के लीडरान ने उसी चीज़ को कंटिन्यू करके 370 के तरीके से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस खित्ते को दिए हैं। शायद उसी महाराजा के साहब के सोच को थोड़ा और एक्सपेंड किया, फ्यूचरिस्टिक। तो हम तो उसको उस एंगल से समझते हैं कि वो तब भी ज़रूरत था और अगर हम आज बहस करेंगे तो आज भी ज़रूरत था। पर मेरे साहब एक चीज़ यहाँ ये भी समझनी होगी कि कांग्रेस में भी कई बार बात निकली थी कि शायद 370 जो है वो उस पर हटाने का फ़ैसला लिया जा सकता है, बट अब जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने हटाने के लिए शायद कहा था कभी, बट ये तरीका गलत था। आपको लगता है कि तरीका गलत था या हटाया जाना? पर भी आऊँगा मैं उस पर भी। पहले तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि 370 हटाया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस हुकूमतों पर इल्ज़ाम भी है कि आपने भी इसमें अमेंडमेंट्स किए हैं टाइम टू टाइम। जिस सुप्रीट में ये तब बनाया गया था, आज उस ताकत के साथ ये जम्मू कश्मीर में नहीं था। तो वहाँ पर आता है प्रोसीजर। कांग्रेस ने कभी यूनिलेटरली कोई अमेंडमेंट नहीं लाई, उसमें यूनिलेटरली लोगों पर लादा नहीं। कांग्रेस ने जब जब यहाँ पर लोगों ने जिस किसी पार्टी को, जिस किसी लीडर को ताकत दिया है, मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के साथ बात किया है। कभी मैंडेट जम्मू कश्मीर का मांगने गया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो अमेंडमेंट मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी दिल्ली वालों को कभी कोई चीज़ ज़रूरत था, उन्होंने भी यहाँ के मैंडेट होल्डर से बात की और उसको ऑन बोर्ड लिया, एक जमहूरी तरीका, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अडॉप्ट किया, देन अमेंडमेंट्स हुए। उसमें कोई इनकार नहीं करता है। मगर आज पहला मौका है जब पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे बगैर, जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों को पूछे बगैर, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूछे बगैर उन्होंने एक यूनिलेटरल फैसला लिया, जिस पर हमारा लगातार सवालिया खड़ा रहा, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वहाँ पर जब हम भी कई सारे लीडर्स जो भाजपा के हैं उनसे जब ये सवाल पूछते हैं तो उनका कहना है कि हमें जब 25 सीटें देकर उन्होंने जब जिताया था हमें जम्मू कश्मीर में, या फिर यूनियन गवर्नमेंट में 300 से ज़्यादा सीटें जब हमें मिली, तो ये एक तरीके का सारी जनता का जो मत है वो उनके साथ जुड़ा था कि ये फ़ैसला आप ले सकते हैं क्योंकि आपके एजेंडा में ये है। ठीक है, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनका तर्क निकालना
कि हमने इसी चीज़ को लेकर, जबकि खाली 2019 में वही अकेला तर्क नहीं था, और बहुत सारे इश्यूज़ थे। और किस किस तरह के इश्यूज़ थे वो इस वक्त मौका नहीं है, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। अब अगर वो बात सही है कि उनको लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने तलवार उठाई और जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए और सारी चीज़ ले गए, आज वो क्यों कह रहे हैं कि सामने आओ और हम स्टेट देने के लिए तैयार हैं? अभी तो किसी ने रखी नहीं डिमांड जी, अभी तो कोई नहीं। अभी तो पहले ज़्यादातर लोग मुंह बंद ही है जी, घरों में बंद है। तो फिर खुद ही बीजेपी क्यों अपील क्यों कर रही है कि कांग्रेस नहीं मांग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मांग रही है, दूसरी पार्टियां नहीं मांग रही, वो मांगना शुरू कर दे, हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए कि जो उनको उस एजेंडे पर शायद उस वक्त वोट देने वाले थे, जो उनका इशारा है, हमें उस पर मैंडेट मिला, आज वही मैंडेट देने वाले उनको उनसे नाराज है। या ऐसा लगता है कि जो तरक्कियों के वादे उन्होंने किए थे वो शायद वो नहीं पूरे पहले नहीं हुए। श्योर 370 की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उनने कहा हमें उसी पर मैंडेट मिला। आज वो इसलिए अपील कर रहे हैं कि आप मांगो हम वापस देंगे, क्योंकि उनको हीट महसूस हुई। कहने को तो वो 40 साल से कह रहे थे, लोगों को इस बात का विश्वास नहीं था कि कभी ये ऐसा कर भी लेंगे। अब जब कर लिया तो उसका खामियाजा न सिर्फ उन लोगों को उठाना पड़ रहा है कि जो उसके हक में नहीं थे, लाइक अदर मेन स्ट्रीम रीजनल नेशनल पार्टीज इस हक में नहीं थे, जो उनके हक में थे उनके हिसाब से, आज वो भी नाराज़ है। आज उनको समझ आया कि 370 में मेरा लैंड राइट्स बचा हुआ था, मेरी ज़मीन मेरी है, और मेरी जॉब रियासत की पैदा हुई मेरी है, और ये दोनों चीज़ लिए गए। ये उनका वोटर भी आज हीट महसूस कर रहा है, और वो हीट बीजेपी को दिल्ली में महसूस हो रही, इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए चर्चे में आज डाल दिया कि लेट अस डिस्कस एंड डिबेट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। तो खाली स्टेट को जम्मू कश्मीर वालों को क्या करना है? उससे अच्छा है फिर वो यूटी तो बना ही दिया है। अगर डेवलपमेंट ही एक तरीका है और वो कुछ अफसरों के ज़रिए ही होना है, तो फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी क्यों करने की ज़रूरत है? विदाउट लेजिस्लेचर बना वो तो विदाउट लेजिस्लेचर भी इस वक्त अगर वो इसमें खुश है कि भाई सब कुछ तोड़ फोड़ के हम अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? जब आपने पहले ही जमहूरियत का ख्याल नहीं रखा, जब आपने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों का ख्याल नहीं रखा, तो अब आपको क्यों याद आ रही? और ख़ास कर वो भी पिछले 2-1 महीने से, जब से चाइना हिंदुस्तान थोड़ा सा हीट बढ़ गया है, और दूसरी तरफ से उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टेट की बात छेड़ी, डिबेट छोड़ा, आप मांगो तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये वो बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा क्या रीज़न उनको अब महसूस हो रहा है कि वो ये बात करनी। हमारा मानना था कि अब अगर पहले इस खित्ते में वो नॉर्मल सी लाना चाहते हैं, आवाम की मतलब बेहतर से हो, तो उसके लिए आवाम को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो। जो आदमी जहाँ पर जो कुछ कहना चाहेगा, आखिरकार हर आवाम हर मुल्क में हर जमहूरियत में तो सरकार की ओर ही कहता है, कभी अपोजिशन को नहीं कहा जाता है। अपोजिशन उन चीज़ों को पकड़ करके सरकार तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब जब कोई सवाल उठाता है तो वो सरकार पे, वो चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का मामला हो, वो सरकार को ही सवाल करेंगे, कैजुअल नीड बेसिस का सवाल हो, वो सरकार पर ही उठाएंगे। जो यहाँ पर इरेगुलर मतलब ठेके इस वक्त अलाट किए जा रहे हैं, आउटसोर्स किए जा रहे हैं, उससे जिनको चोट मिल रहा है, तो वो अगर सवाल करेंगे तो सरकार से ही करेंगे। व्यापारी अगर इस वक्त हाथ थाम के बैठा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, तो वो सवाल सरकार से ही करेगा। अगर किसान हमारा मारा जा रहा है तो वो सरकार से ही सवाल करेगा। सर, मैं इन सारी डेवलपमेंट्स पर ज़रूर एक बार फिर से बात करूंगा। एक चीज़ जो 370 हटने पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कई सारे खित्ते, कई सारे लोग जम्मू एंड कश्मीर में जो काफ़ी समय से रह रहे थे, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, वाल्मीकि समाज है, गोरखास हैं, वेस्ट पाकिस्तानीज़ हैं, या वुमेन के बच्चों को राइट्स की बात है, उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने आज तक इन मुद्दों पर कभी बात नहीं की, इन पर कभी फैसला नहीं लिया, इन लोगों को वो अधिकार नहीं मिले थे। और दूसरी चीज़ जो बार बार वो कहते हैं जब इन्होंने ये हटाया, वो ये था कि पूर्ण विलय जो है वो नहीं करवाया गया था जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ पर थे। तो बार बार उनको क्यों बीच में लाया जाता है कि उनको नहीं लाया गया, उन्होंने पूर्ण विलय नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर का, जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट इंडिया का जो है वो नहीं था। देखो, वो पूर्ण विलय की जहाँ तक बात है, ये एक लंबी स्टोरी है, उसके लिए 4-5 दिन हमको आपको बात करने के लिए चाहिए।
वो उनको समझाया भी गया तो वो फिर भी नहीं समझना चाहते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में उस पर ज़बरदस्त डिबेट हुआ, उनको सारी स्टोरी वो सुनाई गई, बल्कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई कि हम ये मानते हैं कि भाजपा ने हमेशा हिंदुस्तान की नेगेटिव हिस्ट्री को पढ़ा है, पॉजिटिव हिस्ट्री का तो वो कभी हिस्सा रहे नहीं। चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट इन टोटलिटी कंट्री की हो तो वो तो उसका हिस्सा नहीं रहे। फ्रीडम मूवमेंट के बाद जब बाइफर्केशन हुआ तो उसमें कौन कहाँ जा रहा है, किसको क्या ऑप्शन दिए गए, तो उनको वो पॉजिटिव साइड तो पता नहीं, उनको तो नेगेटिव पार्ट किताब का अगला साइड पता है। इसलिए वो आज उन चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा उनको एजुकेट होने में। हमारा कुल मिलाकर मकसद ये है कि ये खित्ता भारत का है, इस खित्ते में रहने वाले लोग भारतीय हैं। क्या इस मुल्क के किसी भी हुक्मरान को, मैं आज के मोदी साहब को ही नहीं कह रहा हूँ, कल के मनमोहन सिंह जी को भी कह रहा हूँ, परसों के किसी और साहब को कह रहा हूँ, इसके बाद भी कुछ लोग आएंगे, हमारा उनके लिए भी सवाल है कि खाली ये कहना है कि ये खित्ता परमानेंट हमारे साथ हुआ या नहीं हुआ, कौन क्या कहता है, वो एक अलग सवाल है। मगर इस खित्ते में रहने वाले लोग, उनको आपने दिल से कभी ये माना है कि ये मेरे लोग हैं? बिल्कुल। आज भी आज के ज़बरदस्त मैंडेट के साथ मोदी साहब बैठे हैं, क्या उनको ये भी ड्यूटी नहीं बनती है कि पहले वो लोगों को ओन करे, बाद में खित्ते की भी बात हो, बाद में किताबों की भी बात हो, यहाँ की सिविल सोसाइटी से मिले, पॉलिटिकल पार्टी से मिले, उनका जो भरोसा है वो जीते। वही मैं कह रहा हूँ। उसके लिए उनको पहले अपने दिल से पूछना है कि मैं और मेरी पार्टी क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना समझते हैं या अभी भी पराये पड़ोसी समझते हैं, उनके साथ भी वही डील करें जैसे और पड़ोसी मुल्कों के साथ कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ उसके मन में है तो हम कितनी भी किताबें पढ़े तो उसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं। अगर तो ये चीज़ है कि लोग मेरे हैं, तो लोग मेरे होने के साथ में फिर एक एल्डरली वॉलिड टाइप जो घर का खानदार होता है तो उसको कैसे कैसे लोगों को डील करना पड़ता है। और ये देखने की भी ज़रूरत है कि मेरे 10 बेटे हैं, एक आईपीएस बन चुका है, एक आईएएस बन चुका है, एक इंजीनियर बन चुका है, एक डॉक्टर बन चुका है, एक हैंडीकैप है, एक पढ़ाई नहीं कर पाया है, एक के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो वैसे तो एक एल्डरली उसको ये तो देखना है कि चलो वो 4 अगर आबाद हुई तो इन 4 को, इस हैंडीकैप को, इस नौजवान को कैसे मैं मदद करूं ताकि ये भी फील ना करे कि मैं पीछे हूँ। तो देश चलाने वाले को उन नज़रियों से देखना होता है। तो वो चीज़ अभी तक जम्मू कश्मीर वालों को नहीं लग रहा है कि इस दौर हुकूमत में हमें अपना समझा जा रहा है या अपना समझकर हमारे साथ डील किया जा रहा है। वरना अंधाधुंध कानून, इस तरह के मतलब लॉकडाउन्स और तमाम बाल बच्चे बंद, स्कूल बंद, इंटरनेट बंद, खुराक बंद, सप्लाईज बंद, ये एक किस्म से एक ब्लॉकेड, कभी सियासत के बहाने, कभी लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, कभी कोविड के बहाने, इस खित्ते को और पामाल और कमज़ोर बनाने का एक सोच दिखाई दे रहा है। तो उससे लोगों में कुदरती बात है एलिनेशन बढ़ती जा रही। वो एलिनेशन दूर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है लोकल पॉलिटिकल पार्टी। कोई बड़ी पार्टी है, कोई मिडिल पार्टी है, कोई छोटी पार्टी है, कोई इंडिविजुअल्स भी हो। और उसमें ये कहते हैं कि कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर का फ़ायदा देखा है, जम्मू का फ़ायदा नहीं देखा। कई बार ये पहले भी डिबेट उठी है कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग बांटा जाता है। क्या आपको लगता है कि अभी भी वही डिबेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कोई नहीं चाहेगा। वो इस तरह का ये सिचुएशन बना के अपने कमज़ोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो इमोशनल टच होता है ना, किसी जम्मू वाले ने, किसी जायज़ जम्मू वाले ने, माँ सिवाय कुछ भक्त लोग होंगे जो उनकी लैंग्वेज, उनको पीछे से कहा जा रहा है, किताब दी जा रही, वो उनको पढ़नी है। अदरवाइज़ एवरेज जम्मू वाले को पूछो, जम्मू वाले का जीवन कश्मीर के बगैर नहीं, कश्मीर वाले का जीवन जम्मू के बगैर नहीं। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के लिए लाइफ लाइन्स हैं, ये एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जो अगर आप यहाँ का दुकानदार देख लें, आज आप देख लीजिए अप्रैल से लेकर नवंबर तक शायद 1000 रुपये की भी आमदनी नहीं है। इंतज़ार करता रहता है नवंबर कब आए, कश्मीर में सर्दी कब हो, कश्मीरी कब आ जाएं, मेरा दुकान बढ़ता है। आप वेव माल को आज जाकर देखो, ठप पड़ा हुआ है,
उसमें टूरिज्म भी चल पाता है, टूरिज्म भी चल पाता है। इसी तरह से कश्मीर वालों को जो भी वहाँ सप्लाईज है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, वो सारे वाया जम्मू जाते हैं जी और उसको उनको पता है वी आर डिपेंडेंट ऑन जम्मू। हमारा एक भरोसा आपस में है। आज भी कश्मीर का आदमी एक फ़ोन करता है, करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का माल उठाता है, कभी उसको जम्मू वाला ये नहीं कहता है कि पहले 4 करोड़ भेजो और फिर पैसे। ये एक ट्रस्ट है। और श्रीनगर जम्मू वाला मतलब कश्मीर पर ट्रस्ट करता है, कश्मीर वाला जम्मू पर ट्रस्ट। ये खाली सियासी तबले बजाने वाले इसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये कहना कि कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा कश्मीर का ही हित देखा, ये कहना गलत है। मैं आपको ज़ाती मिसाल दे दूं, मुझे 2 बार जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री होने का मौका मिला। इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ डील किए, किसी वक्त वर्क्स मिनिस्ट्री जो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, या बाद में टूरिज़्म जो जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। तो मैंने कभी नहीं देखा उसमें बीइंग एक कश्मीर बेस कि मैं इसमें से उठाऊं, कहीं मेरे पास खजाना आ गया ये मैं उठा करके इधर डाल दूं। तो सरकारों में सेट फार्मूलाज हैं। ये वो जो सरकारों में जिनको बैठने का नहीं मौका मिला, ये वो लोग बाहर बातें करते हैं। अब जम्मू से हमेशा गिरधारी लाल डोगरा जी से लेकर कल के कविंदर गुप्ता जी तक जो सरकारों में बैठे, वो क्यों नहीं बोल रहे? उनमें से कोई बोले जिसने ओथ लेकर सरकार में जाकर के किसी शेप में बैठा, उनमें कोई बोले मेरे सामने, मैं कह सकता हूँ। तो जिनको अभी एमएलए बनने का मौका नहीं मिला, जिनको मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, जिनके हाथ में कलमदान आया नहीं, वो लोग प्रिज्यूम करेंगे बाहर और वो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करेंगे, मैं उसको नहीं मानता हूँ। जम्मू कश्मीर दो रीजन है मगर एक जान है। ये आज भी लोगों में ये सुप्रिट है। कभी न कश्मीर ने जम्मू से लड़ाई लड़ी, न जम्मू के अवाम ने कभी कश्मीर से लड़ाई लड़ी। गिने चुने दर्जन भर वहाँ होंगे जिनको अपनी सियासत उस रास्ते से मिल रही हो, और गिने चुने कुछ साथी यहाँ पर हो जिनको यही कह कर के अपनी रोटी सेकने का मौका मिलता है, मगर अवामी लेवल पर ऐसा कोई भी फीलिंग मैंने नहीं देखा। मेरे साहब 3-4 चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 के बाद जो है वो इसका फ़ायदा होगा जम्मू को भी और कश्मीर को भी। पहली चीज़ उन्होंने कही थी कि जो मिलिटेंसी है उससे कम से कम जो है वो किया जाएगा, वो कम से कम होगी। बट हम देख रहे हैं कि अभी भी 100 से ज़्यादा या 150 से ज़्यादा जो मिलिटेंट हैं वो अभी 6 महीने में 7 महीने में ही मार गिराए गए हैं। अब लगता है कि ख़त्म करने में मिलिटेंसी जो है वो 370 का फ़ायदा हुआ है, या आपको लगता है कि वो हालात वैसे के वैसे ही हैं या बड़े हैं? देखो, ये तर्क तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी देश के सामने रखा था, ऑल ऑफ ए सडन। और फिर जब उसमें सवाल नहीं, करप्शन ही नहीं, मेन चीज़ कहा था कि इससे हमें मिलिटेंसी को कर्ब करने में मदद मिलेगा, क्योंकि जो 2 नंबर का पैसा या जो करेंसी उनके पास में, वो जब एट ए टाइम ब्लॉक होगी, नई करेंसी होगी, वो हम रुक के करेंगे वया बीजेपी ऑफिस, तो हम उनको नहीं देंगे, तो इसलिए वो मर जाएंगे। क्या उसके बाद 2 साल तक वो चीज़ कम हुआ? उसके बाद जीएसटी के सामने भी यही कहा गया था कि ये चीज़ विलय करना बहुत ज़रूरी, 1 नेशन 1 टैक्स। आज जम्मू कश्मीर में 1 नेशन 1 टैक्स है। उन्हीं के दौरकाल में लखनपुर में चल रहा है, यहाँ सरोवर में चल रहा है, 10 जगह चल रहा है, तो अलग अलग टैक्सेस लिए जा रहे हैं। उसी तरह से 370 को हटाते वक्त पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने यही एक लॉजिक दिया। तो उसका मतलब है रात को आपने 370 हटाया तो एक बटन की तरह सुबह एकदम सफाया होना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर हंसता खेलता जम्मू कश्मीर दिखना चाहिए था। 365 दिन गुजरने पर आज की हालत क्या है? आप नंबर्स के हिसाब से कह सकते हैं कि हमने इतने नंबर मार दिए, मगर हमारा उस नंबर से मतलब नहीं है। हमने ये देखना है कि अभी एग्जिस्ट कितना करता है, अभी एटमॉस्फेयर क्या है। नंबर चाहे 10 ही हो, मगर एटमॉस्फेयर जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब है। वो तो वो लोग जानते हैं जो उस माहौल को झेलते हैं। दिल्ली में बैठे हुए एयर कंडीशन पर, इंटरनेट पर, मेगाफोन पर लेने वाला उस चीज़ का फील नहीं ले सकता है। मीर साहब, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से अनंतनाग के एरिया से आते हैं,
काफ़ी वहाँ पर टेररिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा है। आपको लगता है कि लोगों को वहाँ जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है? जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं कुछ, वो उससे कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों में आ जाती है, इसी वजह से लोग जो है वो मिलिटेंसी में ज्वाइन होते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंतज़ामात अब यूनियन गवर्नमेंट को, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को करने पड़ेंगे ताकि वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो, ताकि वहाँ के लोगों को जो नौकरियाँ वो चाहते हैं वो मिले, या और स्कॉलरशिप्स के ऐसे ऐसे जो नए इंतजामात हैं वो किए जाएँ ताकि उनका भरोसा एक बार जीता जाए? देखो, जब वो कहते हैं कि हमसे पहले वाली सरकारें कुछ नहीं कर पाए उसमें, बल्कि आज एक मीडिया वाला मुझे कह रहा था, उनका इल्ज़ाम है बल्कि पहले वाली सरकारें अलगाववादियों को बूस्ट करते थे। जो बूस्ट करने वाले उनके नज़र में, उनके साथ तो वो सरकार में हो सकता है उनको उसका ज़्यादा तजुर्बा है, मगर वैसे सिटीज़न मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार किसी शेप की हो, किसी शक्ल की हो, फॉर दैट मैटर बीजेपी को है, इनके अपोजिट कोई पार्टी हो वो भी हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक सरकार, एक इलेक्टेड सरकार किसी भी तरीके से अपने खित्ते में माहौल को ख़राब करने की नियत रखता हो। मिलिटेंसी या अलगाववाद को बूस्ट देने का मतलब हालात ख़राब। हर रूलर का एक ड्रीम होता है कि मेरे दौर काल में पीस रहे, अमन रहे, चैन रहे, कम से कम लोग मरे किसी शेप के, और हम तरक्की के रास्ते निकले। तो उसके लिए जहां आप एक तरफ से मिलिटेंसी कर्ब करने के लिए आप सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको अपने अख्तियारात है, उसके लिए कभी कोई सामने नहीं गया, उनको अड़चन नहीं गया। जहाँ जिस तरह की मुठभेड़ होगी उसमें दे आर ऑलवेज फ्री, ऐसे कानून भी उनके पास में है। मगर साइमल्टेनियसली अगर 1-1.5% आबादी का उस में इंडल्ज हो रहा हो, तो 98% लोग तो हमारे अपने हैं ना, सिविलियन हैं। तो साइमल्टेनियसली उनके जहन को जीतने के लिए, उनके दिल को जीतने के लिए आपको पैरेलल भी प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। किसी सवारी के 2 टायर हैं, एक टायर में अगर आप ये चीज़ चला रहे हो, ये कर्ब कर रहे हो, दूसरी टायर में आपको जनरल पब्लिक को सहायता भी करनी है और उनको फैसिलिटेट भी करना है। उसमें अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, स्कॉलर्स है, वो तब परेशान है जब उनको इस 4 दीवारी में कोई अपना फ्यूचर नहीं दिखता है। तो उसके लिए भी तो कुछ हमने काम करना है, तरक्की के रास्ते में भी काम करना है, सियाहत के रास्ते में भी हमने काम करना है। वो हमारी सरकारों ने किया। और जिसको वो कह रहे हैं कि ये जी ओबलाइज करने वाली बात करते थे, तो हमने वो सारी इंटरलोक्यूटर्स का बात हमारी सरकार ने चला। वो क्या था कि वो न्यूट्रल होकर जाए, लोगों से बात करे, किसके मन में क्या है, एंगेजमेंट भी हो जाए और कुछ अच्छे सुझाव भी आ जाए। हो सकता है सरकारें उसको इम्प्लीमेंट करें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। हमारे लोग हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए, उनकी फाइंडिंग्स उनके पास में है, जिसमें दूल आज के उसके दफ्तर में पड़ रहा है। तो इसी तरह से कुछ सिविक प्रोग्राम भी चलाए जाते थे, प्रो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते थे। हमने हिमायत चलाया, राहुल गांधी जी की क़यादत में हिमायत चलाया, जो इतना बूस्ट हुआ। आज भाजपा भी उसी का गीत गाता है कि देखो जी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हम एवेन्यूज़ दे रहे हैं। MG नरेगा जो रूरल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम दिया है, जो एकमात्र प्रोग्राम है इस वक्त भी रियासत में जो दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग जिसको ये क्रिटिसाइज करते रहे, तो आज भी वही एक प्रोग्राम है जो इनको अगर दिखाना भी हो कहीं पर, आज भी ये सरपंच को ही दिखा रहे हैं, आज भी ये BDC चेयरमैन को ही दिखा रहे हैं, आज भी ये म्यूनिसिपलिटी में काम करने वाले मेंबर को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्रिएट किया हुआ है कांग्रेस का। ये 73rd 74 अमेंडमेंट, इस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये कांग्रेस की देन है, ये भाजपा की देन नहीं है। मनरेगा जिसके तहत इस वक्त हर गरीब नज़र लगाया हुआ है, ये कांग्रेस की देन है, राहुल गांधी की देन है। तो इसलिए उस तरह के प्रोग्राम, ये इतने सारे प्रोग्राम पढ़ते हैं अपने नेशनल प्रोग्रामों में। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा उनको कि ज़रा किताबें ऊपर पढ़ने से, 4 मीडिया हाउस अपने फेवर में करने से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको ग्राउंड असेसमेंट लेना चाहिए। 4 साल से एक रूटीन प्रोग्राम होता था इंदिरा आवास योजना, जिसको अब इन्होंने नाम बदल दिया PM आवास योजना। तो PM आवास योजना के तहत में पिछले 4 साल से किसी जम्मू कश्मीर वासी को हर बार लिस्टें दी जा रही है, हर बार लिस्टें क्रॉस चेक हो रही है, हर बार लिस्टों को सर्वे हो रहा है, मगर अभी ग्राउंड पर उन लोगों को अपना छप्पर बनाने के लिए वो सहायता नहीं मिली, बल्कि रुके हुए हैं। अगर वो अपने आप कर्ज करके बनाए तो कल उसको कहेंगे यू आर आउट ऑफ मेरिट, ना बनाए
तो आप बर्फ़ में धूप में मरते रहो मगर अभी पैसा नहीं आया। तो ये तो ज़मीन पर हालत है। अभी उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया फ्री राशन इस कोविड के होते हुए, आप ग्राउंड, हाँ क्या कल्याण दिया नाम, उसको जाकर देख लीजिए। बीपीएल उसको देने की बात थी, यहाँ तक कहा गया था कि जिनका राशन कार्ड नहीं उनको भी दिया जाएगा। आप यहाँ ग्राउंड पर कभी कभार इन चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप किसी रूरल एरिया में जाइए, शहरी एरिया में जाइए, देख लीजिए बीपीएल वाले को भी 5 किलो पर हेड के बजाय 2.5 किलो भी नहीं दिया जा रहा है स्टोर से। उसको कह रहे हैं हमें और लोगों को भी देना है। तो बैनर तो आप ऊपर से बड़े दे रहे हो मगर ग्राउंड पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ का लोगों को भी किस तरह से हो रही है उस पर भी पूरी तरह से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। इसके अलावा 2 और बड़ी चीज़ें जो कही गई थी, सबसे पहला कहा गया था कि शायद डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है उसका फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को होगा। इन्होंने ही कहा कि वाल्मीकि समाज, क्रिश्चियन समाज, ये बाकी सब लोगों को 70 साल से वो राइट्स नहीं मिले थे जो इन्होंने अब दिए हैं। वही उन्हीं लोगों को 15 साल वाले से कंपेयर कर दोनों को बराबरी का हक देना आपको लगता है जायज़ है? देखो अभी उनके कहने और करने में तजाद है। खुद दिल्ली वाले भी परेशान। एक तरफ आप अभी कह रहे हो 370 हटा दिया, 370 हटा दिया तो फिर कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी सर्टिफिकेट बना सकता है, कोई भी, तो उस पर फिर रोक क्यों लगा दिया? फिर क्राइटेरिया क्यों रखा? फिर क्राइटेरिया क्यों रखा? उस क्राइटेरिया के बाद भी इंटरनल डायरेक्शन अभी आपके एडमिनिस्ट्रेशन को है कि आप डोमिसाइल नॉन रेजिडेंट्स को दे सकते हो मगर यू विल नॉट प्रोसेस एनी परचेज ऑफ लैंड फॉर द आउटसाइडर्स। तो हवा में लॉ अभी भी नहीं दिख रहा, कोई है ही नहीं। आप रिफ्यूजीज़ की बात कर रहे हो, उनको बड़ा सहरा लगा दिया, आपके लिए ये किया, देश दुनिया को यही कह रहे हैं इतने लाख रिफ्यूजी थे, बाकी सरकार हमने क्या किया? 5.5 लाख रुपए देकर 25 लाख के बदले में 5.5 लाख रुपए देकर फाइनल उनसे रसीद लिया। आज वो रिफ्यूजी जब डोमिसाइल बनाने जा रहे हैं ये सोचकर कि जिस मकान में मैं रह रहा हूँ तो ये मकान मेरे नाम होगा, जो ज़मीन मेरे तहत में है ये ज़मीन मेरी होगी। क्लियर कट डायरेक्शन है, नो मकान नो ज़मीन, खाली एक सर्टिफिकेट दे दो, बस हम देश भर में दिखाएंगे कि हमने डोमिसाइल दे दिया। और उसको ऑर्गेनाइज करके दिए जा रहे हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर दी जा रही। मगर जो उस डोमिसाइल के साथ में उन आउटसाइडर्स को मिलना चाहिए, खाली एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार की 2000-4000 पर मिलने पर उसका पेट नहीं भरेगा। उसको बाल बच्चे लेकर यहाँ रहना है, जीना है और खाना है, वो कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए जो आगे उसको भी रोक लगा दिया, तो फिर क्यों देश को धोखा दे रहे हो कि मैंने जम्मू कश्मीर सबके लिए खुला छोड़ दिया? जम्मू कश्मीर वालों को भी परेशान कर दिया, देखो जी हमारे हिस्सेदार बना दिया, जो आए उनको भी नहीं दे रहे हो। ये दोनों चीज़ इसमें चल रहे हैं। उधर देश को गुमराह कर रहे हैं कि भाई हमने वहाँ आपके लिए रास्ता खोल दिया, तो उनको भी नहीं दे रहे हैं। इधर लोगों को गुमराह कर दिया कि भाई अब आपके बीच में ये आएंगे, तो उनको भी वो चीज़ नहीं है। तो दुतरफा नुकसान हो रहा है, लोगों में कन्फ्यूजन और कियास है, और सो सरकार में उनके पॉलिसीज़ में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने हटा दिया तो हटा दिया, एक बार हटा दिया बात खत्म, यूटीबी बना दिया। अब आप उसको बार बार अमेंडमेंट्स में क्यों ला रहे हो? जैसे यहाँ पर किसी इशू को लेकर 4 पार्टियाँ खड़ा होती है कि भाई ये गलत है, अगले 24 घंटे में आप उसको रिवाइंड करके लाते हो। वाई देन एक ट्वीट भी आता है, खुद ही करते हो, खुद ही उछालते हो, खुद ही अमेंड भी करते हो। ये कभी आज तक नहीं देखा कि जिसको हम अदर वे कहते हैं वो रूलिंग भी खुद कर रहे हैं और अपोजिशन भी खुद कर रहे हैं, और फिर अगेन रूलिंग भी खुद ही कर रहे हैं। 50 साल की जो आदत है अपोजिशन की वही है। उनसे अपोजिशन की आदत नहीं जाती और अपोजिशन को हुकूमत की आदत नहीं जा रही है। जी मेरे साहब, आखिरी सवाल, डीलिमिटेशन को लेकर कमीशन बना, उन्होंने कहा कि 7 सीटें जो है वो बढ़नी है। जम्मू के लोगों को या भारतीय जनता पार्टी जो बार बार सपने दिखा रही है कि ये 7 सीटें और इससे भी ज़्यादा सीटें जो हैं जम्मू को मिलेंगी जब डीलिमिटेशन होगा, आपको ऐसा लगता है कि जो पुरानी सरकारें जिन्होंने अभी तक डीलिमिटेशन की, जो ये बार बार आरोप लगाते हैं कि वो डीलिमिटेशन कभी सही नहीं हुई, और उसके बाद कई पार्टियां अब ये भी कह रही हैं कि शायद 2011 पे नहीं होना चाहिए, 2021 पे होना चाहिए, ताकि फेयर पूरी चीज़ें हों, आपको लगता है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस इन्होंने चुना है, जिसमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अदर देन द रूलिंग पार्टी, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए था, और किस तरह की इनके अप्रोच? सवाल आप एक सवाल में कर रहे हैं जी। बेसिकली जो इस वक्त मेन स्ट्रीम अपोजिशन है यहाँ पर, नॉन बीजेपी, कुछ उनके अपने ऑफशूट्स है तो वो तो उन्हीं के हैं, बट अदरवाइज जो एक स्टैटिक पोजीशन लेकर बैठे हैं कि वी आर इन अपोजिशन,
आप हकीकत मानिए, हम अच्छा सुझाव भी अगर उनको देंगे तो उन्हें माना नहीं, और उन्होंने भी अच्छा एक स्टैंड लिया है कि हमने अपोजिशन को पूछना ही नहीं। तो देयरफॉर आप इधर से कान पकड़ो या इधर घुमा के पकड़ो, करना उनको खुद ही है जी। तो अब जब वो ड्राइविंग सीट पर है, हुकूमत में है, फिलहाल उन्हीं की तूती चल रही है जी। तो करने तो दीजिए ना, उसमें क्यों डिले कर रहे हैं? जो उनको करना है, जो पिछले सरकार ने नहीं किया वो करना चाहते हैं तो करें। कौन उनको जवाह इधर लखनपुर में जाकर रुकावट बना हुआ है? हिम्मत है तो करके दिखाए। अगर उनको खुद ही उसमें वो चाह रहे हैं कि अपोजिशन कुछ हल्ला गुल्ला करें, हम इस आइटम से भी भागना चाहेंगे, इसमें भी एक अमेंडमेंट करें, चलो ये असेंबली के बाद देखेंगे, तो वो भागना चाहते हैं इसमें से। कह के करना, डिलीवर करना, ये बहुत कार्यदार चीज़ होता है, और जो उनमें हिम्मत नहीं है, जो उनमें उतनी मतलब सहमति नहीं है। अदरवाइज किसी भी चीज़ को जमहूरियत में आगे चलना है, पावर वाले को तो कलमदान होता है, मगर अच्छा रूलर वो होता है कि जो किसी भी बड़े मनसब के लिए, जो अगर अपोजिशन में भी कोई बैठा है उसको भी वक्तन फवक्तन पूछता है, उनको भी ऑन बोर्ड लेता है, उनसे भी सुझाव लेता है, मांगता है, फिर जो उसको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करे, नहीं अच्छा लगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली फैसला तो आवाम ने करना होता है ना, उनसे कोई सरकार में छीनने वाला हूँ, वो छीनते हैं हमारी सरकारें। मगर कांग्रेस कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं करता है कि एक इलेक्टेड सरकार को हम डिरेल करें। तो इसलिए अब वो पावर में है, जो उनके जो ये कह रहे हैं कि पीछे सरकारों ने नहीं किया, 2011 का नहीं तो 2021 का होना चाहिए, तो करें ना। कौन उनको रुका हुआ है? हमारी अपनी आवाज़ है, हम अपने कहते रहेंगे, सही क्या है, जायज़ क्या है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो उसको माने या ना माने। मगर खुद ही वो मतलब पब्लिक में डालते भी हैं, पहले कदम उठाना चाहते हैं, फिर पब्लिक में डालते हैं, फिर उनके अपने लोग बेसिकली इसमें अंदर अंदर से कहीं ना कहीं कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो फिर वो अपोजिशन के माथे डालना चाहते हैं। वरना पहले भी डिलिमिटेशंस बैठे हैं, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे, इलेक्टेड हो नॉन इलेक्टेड हो, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से अपना अपना एक एक नुमाइंदा मांग लेते कि भैया हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा डेलिब्रेशन डिबेट करेंगे, 7 सीटें हमारे पास में, इसके क्राइटेरियाज़ क्या रखेंगे, पॉपुलेशन इसमें बुनियादी चीज़ होता है, अगर कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके साथ में टोपोग्राफी की भी देखना है। अगर आप गांधीनगर को देखोगे तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर इसको 2 हिस्से कर लें, 3 बना ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर सेम टाइम मैं एक सेम टाइम आप कश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो ठाठरी से शुरू होती है और पानीखर तक फैली हुई, लद्दाख रीजन तक, ऑलमोस्ट वो करीब 300 किलोमीटर लंबी है, तो जो वहाँ का नुमाइंदा होगा या होता आया है, मेरे ख्याल से वो भी इंसाफ नहीं कर, आबादी के हिसाब से कम है, मगर जोग्राफिया के हिसाब से हमारे एक रीजन के बराबर है, वो पहाड़ों में बसने वाले दूर 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 दूर, तो मेरे ख्याल से वहाँ का नुमाइंदा जो भी आज तक बनता है वो कभी 5 साल में उनके गाँव के नाम भी नहीं जानता होगा, तो नाइंसाफ़ी। तो जहाँ आप ये कंजस्टेड आबादी को, क्लस्टर आबादी को मद्देनज़र रखो, वहाँ आपको कश्तवाड़, ठाठरी और सुखनई वाले एरिया को भी जहन में रखना है। वहाँ आपने मतलब कई एरियाज़ ऐसे हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, आधी दरिया के उधर है, चिनाब ले लो मिसाल के तौर पर, या जहलिम ले लो, आधी उधर है आधी इधर है, तो हम जिन मौसमी हालात में से गुजरते हैं तो साल भर वो अगला हिस्सा इस हिस्से से नहीं मिल पाता है, ये हिस्सा उसी से। तो इस तरह से जब आप सारी पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा लेते तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कोई अच्छी ही राय दे देती, और उन सारी राय को समझते हुए, लेते हुए एक कॉमन चीज़ आप क्राइटेरिया बनाते, उसके मुताबिक जो बनता है, जहाँ बनता है बना लो। मगर अब आप किसी को पूछने वाले नहीं हो, आपने मीडिया वालों को दे रखा है इंडिकेशन, जाओ तुम पूछो, तो हमने भी अपनी ज़बानें बंद कर रखी, मुफ्त का सुझाव हम क्यों दें? सुनने वाला कोई नहीं। जब उनको ज़रूरत होगा तो उन्होंने सारे दरवाजे सारे अपोजिशन के लिए बंद कर रखे हैं, तो यूनिलेटरली अभी तक फैसले लेते आए, एकतरफा फैसले लेते आए, तो और भी जितनी देर तक वो हुकूमत में है लेते जाएं। जब हमारा वक्त आएगा हम उसको एग्जामिन करेंगे, सही क्या है गलत क्या है। मेरे साहब, जाते जाते जनता कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद रखती है कि कभी भी कोई आवाज़ उसको उठानी हो तो कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचे, और किस तरह से अब आगे आने वाले दिनों में स्ट्रेटजीज तैयार की जाए? देखिए, साल भर का जो मैंने आपको पूरी दे दी कि किस तरह के हालात किए, लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस ने इस देश को चलाया है,
इस प्रदेश में भी डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली कांग्रेस ने हमेशा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल किया है। और कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खासियत है जो और पार्टियों में नहीं, मैं जो वसूख से कह सकता हूँ, कांग्रेस किसी एक कलर, किसी एक मज़हब, किसी एक खित्ते को लेकर सियासत नहीं करती है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली है। उसमें अमीर भी, गरीब भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ऊंचे भी, नीचे भी, सब के लिए इसमें जगह है। एक जमहूरी तरीके से कांग्रेस काम करती है। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप, ड्यूअल लीडरशिप को लेकर हम नहीं चलते। कांग्रेस में आकर साधारण से साधारण वर्कर को भी अपनी आवाज़ उठाने का अपना मतलब उसका अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ गला नहीं घोटा जाता है। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस एक पॉजिटिव रोल, लोगों की आवाज़ बुलंद करेगा। जो मैं आपसे 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, ये मैं प्योरली आपको लोगों के इनपुट और फीडबैक के बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने इसमें कोई ज़ात की बात नहीं की है। तो जो मुझे पूरे स्टेट भर से, क्रॉस सेक्शन से जो फीडबैक आता है, जो मेरे पास भी आते हैं आपकी तरह के, मीर साहब जब आपको बात इंटरव्यू में हो तो ये बात ज़रूर उठा लेना, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए आपके ज़रिए उनकी नुमाइंदगी, क्योंकि इस वक्त लिमिटेड हमारे मोमेंट्स रखे हैं, तो एक ज़रिया है आप जैसे दोस्तों का, हम आपके ज़रिए से उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हालात ठीक हो, कोविड के हालात ठीक हो, यहाँ के रियासत के हालात ठीक हो, सरकार थोड़ी बहुत फैसिलिटेट करे, अलाउ करे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, हम और मजबूत तरीके से जम्मू कश्मीर के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर उभरेंगे। धन्यवाद सर पूरी बातचीत। थैंक यू। और 5 अगस्त के बाद कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं ये आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का मानना है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और हमें भी लगता है कि कई सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, जिन पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।